हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड बुक जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से क्लास 8 का। और ये देखिए समाज जीवन कक्षा 8 के दोस्तों, इसके अंतर्गत जो हमारा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हमारे अतीत। तो चलिए उसका हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 6 अब। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिए सभी पाठों का नाम दिया गया। ये हमारा दिया है अनुक्रमणिका। ये देखिए। तो आइए, अभी तो हम लोग 5 तक देख चुके हैं और छठा देखेंगे आज हम लोग कि देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो चलिए, तो दोस्तों ये जो आपसे देखें आपके लिए स्पेशल पीडीएफ बनाया गया नई 2024-25 के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था कब। तो यहाँ पर कहा गया कि थॉमस मोकाले में, जेम्स मिल, विलियम जोन्स या फिर चार्ल्स वुड। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 थॉमस मेकाले में इसका गठन किया गया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर कहा है कि प्राच्यवादी प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता था। किन्हें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला यूरोप की संस्कृति व भाषा का ज्ञान रखने वाला। तो बी नंबर बिल्कुल सही होगा कि एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोगों को हम प्रत्ययवादी कहते थे। ठीक है। आइए प्रश्न 3 में देखिए, फिर पूछा है कि 1835 जो है ना, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था किस पर। होम्स, डेविंगटन, मैकाले के विवरण के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। ठीक है। होम्स, डेविंगटन, मैकाले के विवरण के आधार पर यह आधारित था। और दोस्तों मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाला है। और यहाँ पर सभी आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो हमें कमेंट में बताइएगा। क्या सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त पर विचार था, क्या विचार था। तो थॉमस मेकाले का, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर चार्ल्स बुक। तो ये हो जाए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का विचार था इस पर। आइए प्रश्न 5 में फिर पूछा गया हमसे प्यारे मित्रों, ये 1854 के बोर्ड्स डिस डिस्पेच जिसको हम लोग कहते हैं नीति पत्र के विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। कहाँ पर। कोलकाता, मुंबई, मद्रास या फिर हैदराबाद। तो ये कहलाएगा हमारा हैदराबाद होता है। ठीक है। स्थापित नहीं हुआ था। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से पूछा गया है ए नंबर में कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के, यहाँ पर भलना आपको प्यारे मित्रों, समर्थक थे। क्या थे। समर्थक थे। वोट्स डिस डिस्पेच नीति पत्र के द्वारा भारत में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर, यहाँ पर भरना है आपको, यूरोपीय यूरोपीय शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया गया। 1854 के यहाँ पर प्यारे मित्रों भराएगा हमारा वुड्स डिस्पैच नीति पत्र द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है। आइए अब देखिए डी नंबर में फिर कहा गया है कि सन 1791 में यहाँ पर भरना है आपको बनारस बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ई में फिर कहा है कि महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। शिक्षा जो महात्मा गांधी का कहना था दोस्तों कि शिक्षा जो भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, मतलब भारतीय भाषा ये हिंदी है, मराठी इसी के। लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है कि सभी लोग इंग्लिश 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 किया है। और इसी के चलते दोस्तों बहुत सारे, इसे आपको भी अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो क्या होता है इंग्लिश आपको बहुत कम मात्रा में समझ आता होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने खुद कहे कि भारतीय भाषा में हम लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए। ठीक है। चलिए लेकिन क्या करिएगा। प्रश्न 7 में कहा कि वर्नाकुलर से क्या आश्रय था।
इसके बारे में प्यारे मित्रों लिखिए कि यह शब्द आम तौर पर मानक भाषा से अलग किसी किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वर्नाकुलर का क्या आशय है यहाँ पर अच्छी तरह से बताया गया है। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में फिर कहा है कि अंग्रेजों। दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। तो अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ठीक है, ये हमारा अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था। चलिए प्रश्न 9 में देखिए आप लोग अच्छी प्रकार से तो पूछा है कि शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे। ये जो अरविंदो जो घोष थे इनके क्या विचार थे, तो लिखना कि शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यह बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारी जो शिक्षा है वो हमारा मातृभाषा जो हमारा मुख्य रूप से हिंदी ही माना जा रहा है, तो हम लोग को शिक्षा हिंदी में मिलना चाहिए ताकि अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक हम लोग समझ सके। यह कहना था हमारा अरविंद घोष का। चलिए प्रश्न 10 में फिर कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा सीखने की जरूरत पर मैकॉले ने जोर क्यों दिया। ये जो दोस्तों ये हमारा लॉर्ड मैकॉले था जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरा यही नाश किया था। लॉर्ड मैकॉले ऐसे दोस्तों हमारे शिक्षा व्यवस्था जो था ना वो प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था वो काफी अच्छी शिक्षा था, लेकिन ये लॉर्ड मैकॉले जब अंग्रेज था, यह एक अंग्रेज था जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी चौपट कर दिया। तो लिखना कि अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकॉले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि क्योंकि मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीय को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य की कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। इसी के चलते में वो हमारे पूरे शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके चला गया था। चलिए अब यहाँ पर कहा है कि जेम्स मिल की राय, ये दोस्तों में से कहा है कि जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था। तो आइए लिखना है कि जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में फिर पूछा गया कि चार्ल्स वुड, यहाँ पर देखिए आप लोग कहा है कि चार्ल्स वुड की वुड स्पीच नीति पत्र में क्या संदेश लिखा था, आखिरकार क्या संदेश था। तो आइए लिखना कि चार्ल्स वुड के वुड स्पीच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया। इस दस्तावेज में अब सही है, यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया। व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, देश के संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी, भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा, साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। इसके बारे में आप लिखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 का यह उत्तर है। ऊपर में जो 2 वाक्य है और नीचे में 4 वाक्य जो दिया गया ये सही है। आइए अब यहाँ पर कहा है कि 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी। 1830 के दशक, तो लिखना है यहाँ पर
कि 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे, 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज्यादा थी। समझ सकते हैं दोस्तों, ये क्या कहा गया है। 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी। तो चलिए इसके बारे में देखिए, बताएं। अगर एक पाठशाला दोस्तों, अगर एक रूम है तो उसमें से 20 विद्यार्थी ही, 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे, और पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की कुल जो संख्या थी दोस्तों, वो 20 लाख से भी ज्यादा थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। बच्चों को फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी, मतलब उनकी माँ बाप की कमाई कैसी, उसके आधार पर फीस लिया जाता था। आइए, अब यहाँ पर कहा है कि 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए, क्या कदम उठाया गया था। तो इसके बारे में लिखना है कि 1854 के बाद कंपनी में देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। जो कि हमें पहला बात में लिखना है कि कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देख रेख का जिम्मा सौंपा गया था। फिर तीसरा बात में लिखना है कि अध्यापन कार्य पाठ पुस्तकों पर आधारित किया गया। फिर चौथा पॉइंट में लिखना है कि विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी थी। ये सब जो था दोस्तों वहां पर तैयार किया गया था। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में। फिर देखिए, पूछा गया हमसे कि ये कहा गया प्यारे मित्रों हमसे कि महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे। महात्मा गांधी जो थे दोस्तों, तो लिखना है कि महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे। अपनी अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है। क्या भरा है? तो विष, यानी जहर। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, शांति। प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमसे बोला गया कि शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। आखिरकार शांति निकेतन जो है, इसकी स्थापना किसने और क्यों किया। तो लिखना है कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों एवं आकांक्षाओं को समझ सके। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना किए थे। कौन? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। आइए प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि शिक्षा के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हो गए और ये हमारा महात्मा गांधी, अंतर क्या था विचारों का। तो लिखना है कि शिक्षा के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में निम्न अंतर था। क्योंकि यहाँ पर पहला अंतर हो जाएगा दोस्तों कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के अत्यधिक आलोचक थे, जबकि टैगोर पश्चिमी शिक्षा के अच्छे तत्वों को अपनाना चाहते थे। फिर दूसरा अंतर हो जाएगा कि गांधी जी की कला और संगीत के माध्यम माध्यम से शिक्षा के समर्थक थे, जबकि टैगोर ने उन्हें शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं माना। तीसरा, गांधी जी ने बच्चों के संपूर्ण विकास और जातिवाद को खत्म करने पर जोर दिया, जबकि टैगोर
शिक्षा के माध्यम से आत्म प्राप्ति पर जोर देते थे। ये उनके विचारों में अंतर था जो कि आपको लिखना है, यही आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। पहले देख लीजिए अच्छी प्रकार से। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, ये अध्याय था हमारा अध्याय नंबर 6। यहीं पर समाप्त कर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लें, साथ में वीडियो को भी लाइक। धन्यवाद।